गैया मैया की जय। उपस्थित वर्गाधिकारी महोदय, प्रचारक महोदय, सभी शिक्षक एवं आप संस्कृत संभाषण इस शिविर में उपस्थित विद्यार्थी भाई और बहन सबको मेरा जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय गो माता, जय गोपाल, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। बहुत प्रसन्नता हुई हमें इतनी बड़ी संख्या में संस्कृत संभाषण सीखने के लिए आप शिविर में उपस्थित विद्यार्थी भैया और बहनों को देख करके आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात का सूचक है कि भारत पुनः अपनी मूल संस्कृति की तरफ लौट रहा है। 800 वर्षों तक जो हम गुलाम रहे, मुगलों के, तुर्कों के, अफगानियों के, पठानों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के, इन 800 वर्षों में धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति पर जो आघात हुआ, उसमें से सबसे बड़ा आघात संस्कृत पर हुआ। और उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो हम खुद आपके सामने खड़े हैं कि हमें खुद को संस्कृत नहीं आती है। समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये संस्कृति पर आघात का सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को समाप्त करना हो तो वहां की मूल भाषा को समाप्त कर दीजिए, संस्कृति समाप्त हो जाएगी। भारतवर्ष की मूल भाषा निश्चित रूप से संस्कृत रही, लेकिन हम जब विद्यालय में पढ़ते थे तो हमको संस्कृत थर्ड लैंग्वेज के रूप में, यानी कि तृतीय भाषा के रूप में, सरल भाषा में कहें तो पिछली भाषा के रूप में पढ़ाई गई। और पढ़ाई नहीं गई, सिर्फ बताया गया कि संस्कृत नाम की कोई भाषा होती है, पढ़ाई तो गई ही नहीं। क्योंकि जिन शिक्षकों की नियुक्ति संस्कृत पढ़ाने के लिए की गई, वस्तुतः वो खुद संस्कृत से अनभिज्ञ थे, इसलिए ना वो जानते थे, ना हमें पढ़ा पाए और ना ही हम लोग पढ़ पाए। लेकिन आप सब भाग्यशाली हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सनातन संस्कृति के मुख्य अंग संस्कृत भाषा को सीखने का, समझने का और बोलने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वहां की मूल भाषा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संस्कृत बोल पाना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। एक तरह से संस्कृत में संवाद करना देवताओं के द्वारा संवाद करने जैसी स्थिति को स्थापित करता है। यहाँ तक कि हमारे साधुओं में तो एक परंपरा है कि अगर किसी का मौन व्रत है और उसको कोई विशेष ऐसी परिस्थिति आ गई कि मौन तोड़ना जरूरी और कोई बात कहनी है, तो वह साधु अगर संस्कृत भाषा में अपनी बात कह दे तो उस मौन को मौन तोड़ना नहीं माना जाता, उसको मौन ही माना जाता है। इतना महत्व संस्कृत का संत परंपराओं में आज भी है। इस प्रकार के शिविर के आयोजन से आपको जो अवसर प्राप्त हुआ है अपनी संस्कृति से जुड़ने का, मैं वस्तुतः ठीक कहूं तो ये निश्चय बात है कि आप लोगों को यहाँ संस्कृत सीखने के लिए, सिखाने के लिए या बोलने के लिए इकट्ठा नहीं किया गया। संस्कृत का अर्थ है सुधरा हुआ जीवन, एक व्यवस्थित जीवन, जिसे हम मानव जीवन कह सकते हैं। संस्कृति उसी संस्कृत से प्रारंभ होती है। भारत के दक्षिण क्षेत्र में अगर जाए तो वहां सब्जी को बनाने से पहले जो धो करके, छिलके उतार करके काटने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही वो लोग कहते हैं कि सब्जी को संस्कृत किया गया। अपन यहाँ काटना कहते हैं, वहां उसको संस्कृत करना कहते हैं। यानी कि किसी चीज को जीवन में उपयोग लाने योग्य बनाना ही संस्कृत है। मानव जीवन परमात्मा के द्वारा दी गई एक अनमोल निधि है। हमारे वेदों में एक पंक्ति आती है, दुर्लभो मानव देहा, कि मनुष्य शरीर सबसे अधिक दुर्लभ है। 84,000 कुल योनियां हैं, उनमें से 83,999 योनियों को
को छोड़ करके मानव जीवन को ही महत्व दिया है। न ये कहा कि दुर्लभो अजादेहा, न ये कहा कि दुर्लभो गजादेहा, न ये कहा कि दुर्लभो गधर्व देहा, स्वान देहा, अन्य किसी भी देह को दुर्लभ न बता करके मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ईश्वर ने कृपा करके हमें जो मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन इसकी मनुष्यता को प्रकट करने के लिए हमें एक सुसंस्कृत स्थिति को स्थापित करना आवश्यक है। और संस्कृति को समझने के लिए वास्तव में संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है। आज विश्व में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं मान्यताओं पर आधारित है। जैसे किसी वस्तु के लिए कह दिया कि ये जैसे घड़ी है, इसको अंग्रेजी में कह दिया क्लॉक, वॉच। अगर इसको वॉच कह दिया अंग्रेजी में तो कह दिया, बस उस वॉच के पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, मान लिया गया। किसी बालक को कह दिया बॉय तो उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, एक शब्द को तय कर दिया कि इसको ऐसे ऐसे स्वरूप वाले को बॉय बोलना है, ये मान्यता दे दी गई, वो एक मानी हुई भाषा है। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने विद्वानों के श्रीमुख से सुना है कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द की रचना उसकी धातुओं के साथ, उसके पूरे विज्ञान के साथ होती है। कहीं कोई मान्यता वाली बात नहीं है कि ऐसे ही मान लिया जाए। जैसे कई बार कहते हैं ना कि माना कि 2 किलो आम थे, उसमें से आधा किलो आम राम और श्याम खा गए तो कितने बचे, ऐसा गणित में प्रश्न करते ना, वो माना गया, न आम थे न राम और श्याम थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मान लिया गया। वैसे ही भारत की अधिकांश, विश्व की अधिकांश भाषाओं को मात्र मान लिया गया है। वहां आम भी नहीं है और राम श्याम भी नहीं है। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी शब्द के, वाक्य के निर्माण के पीछे पूरा एक विधिवत विज्ञान है। और इस बात की प्रमाणिकता वर्तमान समय के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं कि अगर कंप्यूटर में, गणक यंत्र में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाए तो उससे होने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना नहीं रहती। यहाँ तक कि वैज्ञानिक तो इतना तक कह रहे हैं कि अगर संस्कृत में कोई पासवर्ड डाला दिया जाए तो उसको हैकर्स भी हैक करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। यानी कि हमारा विज्ञान इस संदर्भ में कितना पुराना है कि आधुनिक स्थितियों में भी संस्कृत उतनी ही मान्यता प्राप्त कर रही है। विदेशों में कई बड़ी बड़ी संस्कृत के विद्यालय खुले हैं, क्लासेस चल रही है, विश्वविद्यालय चल रहे हैं और वहां पर संस्कृत को बहुत भाव से पढ़ा जा रहा है। अपने यहाँ दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि शासन के द्वारा भी कोई सुनिश्चित संस्कृत की व्यवस्था नहीं है और समाज में भी संस्कृत को वर्तमान में महत्व न मिलने के कारण संस्कृत धीरे धीरे लुप्त प्राय सी हो रही है, समाप्त प्राय सी हो रही है। आप लोगों ने शीतकाल के समय घर में रह करके, अभी जो वक्त था आपके विशेष कुछ शीतकाल के खेल होते हैं वो खेलने का, और शीत ऋतु में कुछ विशेष भोजन होते हैं अपने अपने क्षेत्रों के, वो भोजन करने का, कि सर्दियों का जो अवकाश आपको विद्यालय से मिलता है उसमें आप विभिन्न प्रकार के पकवानों का आनंद लेंगे, रजाई का आनंद लेंगे, स्वेटर का आनंद लेंगे। लेकिन उस सब आनंद से बाहर आकर के आपने जो 7 दिन तक इस शिविर में अपना समय देने का निश्चय किया है, ये मात्र संस्कृत सीखने का समय नहीं बल्कि आप सबके एक बड़े उत्तम भविष्य के निर्माण का समय है। आपने जो निर्णय लिया है या हिम्मत दिखाई है, निश्चित रूप से इस हिम्मत के पीछे आपके अभिभावक, आपके गुरुजन जो लगे हैं, और यहाँ विश्व हिंदू परिषद की इस संस्थान के माध्यम से, इस शाखा के माध्यम से ये जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास के माध्यम से वास्तव में एक श्रेष्ठ सुखद आपका भविष्य ही नहीं बल्कि भारत का भविष्य भी दृष्टिगोचर होता है। जब तक भारत में संस्कृत थी, हमने प्रत्येक विभाग में उन्नति की है। आज वो उन्नति कहीं कहीं संस्कृत के अभाव में रुकी है। हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजी पढ़ने या अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने विश्व के विकास में योगदान दिया है, पर वस्तुतः ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है
कि अब तक विश्व को जो कुछ प्राप्त हुआ है वो संस्कृत के माध्यम से प्राप्त हुआ है। दुनिया के प्राचीनतम जितने भी अनुसंधान हैं वो सारे के सारे संस्कृत की बदौलत ही सिद्ध हो पाए हैं। जब तक भारत में संस्कृत का बोलबाला था या संस्कृत एक आवश्यक भाषा के रूप में भारत में बोली जाती थी, पढ़ी पढ़ाई जाती थी, लिखी लिखाई जाती थी, तब तक हमने कई क्षेत्रों में उन्नति की है। अगर हम चिकित्सा जगत की बात करें तो जितनी उन्नति चिकित्सा जगत में संस्कृत काल में हुई आज नहीं हुई है। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, इन्होंने जो वाग्भट जी ने जो संस्कृत में जो कुछ चिकित्सा विज्ञान में लिखा वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी चिकित्सा विज्ञान उनके पीछे कार्य कर रहा है। जो एलोपैथी आज जितना भी ऑपरेशन करती है, सर्जरी करती है, वो सब कुछ पुराने संस्कृत साहित्य के आधार पर ही करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम गणित की बात करें तो आर्यभट्ट जी के कार्यकाल तक गणित ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, रामानुजन के कार्यकाल तक गणित ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की वो संस्कृत की ही देन थी, लेकिन आज गणित दम तोड़ती सी प्रतीत होती है। अगर संस्कृत नहीं होती तो शायद 9 से आगे गिनना मुश्किल हो जाता। धरती और सूर्य की जो खोज जितनी हुई है प्राचीन समय में, उतनी खोज आज नहीं हो पाई। विमान शास्त्र की रचना संस्कृत काल में ही भारत में हुई और वही विमान शास्त्र विदेशों में जाकर के आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विदेशियों की देन है, जबकि वस्तुतः ये संस्कृत की ही देन है। संस्कृत के संभाषण के कालखंड में वैज्ञानिकों के द्वारा विषयों का आदान प्रदान जिस सलीके से होता था, उसी का प्रभाव था कि हमारे धर्म ग्रंथों में धरती और सूर्य की दूरी आज जो नासा बता रहा है वही ठीक ठीक दूरी हजारों साल पहले लिखे हुए ग्रंथों में मिलती है। आचार्य सुश्रुत की जो शल्य चिकित्सा पद्धति है उसी का कॉपी पेस्ट आज की एलोपैथी ने कर रखा है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। यहाँ तक कि वर्तमान समय के परमाणु वैज्ञानिक, प्राचीन बात करें तो महर्षि कणाद रहे थे, लेकिन वर्तमान बात करें तो सर डॉल्टन को माना जाता है कि उन्होंने परमाणु सिद्धांत को समाज के सामने पुनः नए रूप से रखा। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डॉल्टन से थ्योरी ऑफ एटम। उस पुस्तक के पहले पेज पर लिखा हुआ है कि मैं जिस परमाणुवाद के सिद्धांत को समाज के सामने रखने जा रहा हूं, वस्तुतः मैंने उसको भारत के संस्कृत ग्रंथों से पढ़ा, समझा और उसी का मैं विवेचन करने जा रहा हूं। मैं कोई नई खोज परमाणु को लेकर के समाज के सामने नहीं रख रहा हूं। यही वास्तविक सत्यता है। आप विचार करिए कि दुनिया के लोगों को जब तक अपनी अंगुली पर पट्टी बांधना नहीं आया था, उस समय भारत के आचार्य सुश्रुत ने संस्कृत की शक्ति से ऑपरेशन करना सिखा दिया। दुनिया के लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता था, उस समय संस्कृत की ही वो शक्ति है जिसे विमान शास्त्र की रचना करके पुष्पक विमान जैसे विमान भारत में बना दिए, जो सेल्फ अपना ईंधन हवा में से ही तैयार कर लेने की शक्ति तक रखते थे। ये संस्कृत की ही शक्ति थी कि गणित में हमने ऊंचाइयां प्राप्त की है। तो आज अगर हमें पुनः देखो, आज की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति में विकास की स्थिति सिर्फ ये है कि हम लोगों को अगर साइकिल में हवा भरनी है और उसके लिए पंप खरीदना है तो वो भी मेड इन चाइना खरीदना पड़ रहा है। विकास की वास्तविक स्थिति यही है। विकास की जगह वर्तमान स्थितियों ने सिर्फ विनाश दिया है। जब तक संस्कृत थी, हमारी ज्ञान की सीमाएं और बड़ी थी और लघु हो गई है। हमें एक विद्वान बता रहे थे कि जब तक संस्कृत थी, सूर्य की 8 किरणें थी, संस्कृत के जाते ही एक किरण घटकर के 7 हो गई। आसमानी, बैंगनी, हरी, नीली, पीली, लाल और नारंगी 7 रह गई, जबकि संस्कृत भाषा में 8वीं किरण एक धर्मेष्ठी किरण का और उल्लेख आता है। उसी प्रकार दिशाओं की बात करें तो जब से हम नवीन दिशाएं पढ़ने लगे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 दिशाओं से अपना काम चलाने लगे हैं, जबकि हमारे संस्कृत साहित्य में आज भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, आकाश, पाताल जैसी 10 दिशाओं की चर्चा आती है। तो वास्तव में उन्नति की जगह हमारी अवनति हुई है। उत्थान की जगह संस्कृत से दूर रहने के कारण हमारा पतन हुआ है।
तो भारत को पुनः परम वैभव जैसी स्थिति पर अगर हमें लाना है, भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करना है और भारत को अगर पुनः स्वर्ण चिड़िया बनाना है। आज पहले वर्ल्ड बैंक का लोन भारत पर नहीं था, भारत दुनिया को लोन देता था। डच आए, पुर्तगाली आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सबने लूटा, फिर भी भारत की आर्थिक स्थिति तब तक मजबूत थी जब तक हमारे पास अर्थव्यवस्था के अंदर संस्कृत की भूमिका थी। लेकिन जब से संस्कृत गायब हुई है, उसके बाद आज भारतवासियों पर और भारत के शासन पर सब पर कर्ज है। तो हमें अगर भारत को पुनः सोने की चिड़िया जैसी स्थिति में देखना है, भारत को पुनः परम वैभव जैसी स्थिति में देखना है, भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर स्थापित करना है, तो हमारे व्यवहार में, हमारे लेखन में और हमारी बोलचाल में संस्कृत पुनः आनी ही चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि उस पुनीत कार्य में आप सब लोगों ने भाग लिया है और इस प्रयास को प्रारंभ किया है। मैं आप सब लोगों से प्रेरित होकर के, आप जितने भी विद्यार्थी भाई बहन, आप में से कई ऐसे भैया बहन होंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते होंगे। कौन कौन है, थोड़ा सा हाथ खड़ा करके दर्शन देंगे हमें? पूरा हाथ उठाओ। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं नीचे कर लीजिए। आप अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने के बावजूद भी आपने संस्कृत सीखने की जो ललक दिखाई है, मैं आपसे प्रेरित होकर के मैंने भी आज तय किया है कि मेरा 7 अप्रैल 2024 तक का तो शेड्यूल पूरा बना हुआ है। समय विभाग मेरा करीब 13 महीने का कार्यक्रम तो पूरा का पूरा बना हुआ है, इसलिए उससे पहले तो संभव नहीं है। लेकिन 8 अप्रैल 2024 से प्रारंभ करके मैं भी संस्कृत प्रतिदिन 1 घंटा सीखने का प्रयास करूंगा और तब तक इस प्रयास को जारी रखूंगा जब तक मैं संस्कृत बोलना शुरू नहीं कर दूं। आपसे प्रेरित होकर के इस कार्य को करूंगा, जिसकी तिथि भी मैंने आज आपके सामने तय कर ली है कि 8 अप्रैल 2024 से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। तो आप निश्चित रूप से हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और यहाँ से आप जब निकले तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप संस्कृत संभाषण को या आप जो कुछ यहाँ से सीखें, मुझे विश्वास है कि केवल आप यहाँ संस्कृत ही नहीं सीख रहे होंगे बल्कि जीवन जीने के अन्य तरीके, सोना उठना खाना बैठना, वो सारा भी सीख रहे होंगे। तो उसका प्रकटीकरण आप जहां पर भी जाए वहां पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद 8वें दिन आप घर जाकर के वापस अपनी पूर्व भूमिका में आ जाएं। जैसे यहाँ आप शायद 4:30 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर जाके वापस 6 बजे वाला कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो जाए। तो फिर इस 7 दिन के शिविर में ये जो सब महोदय इतना प्रयास कर रहे हैं, वो सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। तो आप सब यहाँ से पधारे, तो घर जाकर के भी अपनी इन गतिविधियों को जारी रखें ताकि आपको देख करके अनेक विद्यार्थी और प्रेरित होकर के लाभ ले सकें। आपके भावी शुभ मंगल जीवन की कामनाएं, आप सब सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और राष्ट्र निर्माण में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम अपनी बात को पूर्ण करते हैं। नारायण नारायण नारायण।